आज हम बात करेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ये विभिन्न परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ यानी कूलाम के नियम का सदिश रूप। ये एक बहुत ऐसे, अगर आप डेरिवेशन के तौर पे देखो, अगर बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें जो डेरिवेशन दिया है वो स्टार्टिंग से एक ही पार्ट में सारी डेरिवेशन को कंप्लीट कर दिया है। तो जब परीक्षा में 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में आता है तो बच्चे को पूरा लिखना पड़ता है। मैं क्या क्या हूँ, इस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ को 3 पार्टों में तोड़ा हूँ। जितने नंबर में ज़रूरत पड़ेगा उतना ही पार्ट लिखेंगे। 1 नंबर में अगर आ रहा है तो पहला पार्ट लिखेंगे, 3 नंबर में आ रहा है तो पहला और दूसरा दोनों मिला के लिखेंगे, और 5 नंबर में आ रहा है तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों मिला के लिखेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्टिंग करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें गौर करने हैं। अब वो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ है क्या? ये है वेक्टर कूलाम्स लॉ स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ये उसका स्केलर फॉर्म है, और ये इसका वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, उसके बाद वेक्टर R12। क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा इसमें मिसिंग दे दिया है, वेक्टर R12 इसको नहीं देना चाहिए, या दे भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, तो हम चल रहे हैं इस चीज को लाने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें होता है इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट समझना। ठीक है, अब देखिए कूलाम ने वेक्टर फॉर्म इसलिए बनाया क्योंकि अगर Q1 Q2 पे बल लगाए, अगर उस बल को भी आप F से ही लिखो, और Q2 Q1 पे भी बल लगाए तो उस बल को ही आप F से ही लिखो। अगर Q1 से Q2 पे जाना है तो इनके बीच के विस्थापन को R से लिखो, या Q2 से Q1 पे आना हो इसके भी विस्थापन को R से ही लिखो, तो पता नहीं चलेगा कि कब Q1 Q2 पे बल लगा रहा है या कब Q2 Q1 पे बल लगा रहा है, कब हम Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं और कब Q2 से Q1 की तरफ आ रहे हैं। इस चीज़ को पूरी डिटेल्स में समझने के लिए, इस चीज़ की पहचान करने के लिए कि मेरे को कहाँ से कहाँ जाना है, कौन सा चार्ज किस पे बल लगा रहा है, इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कूलाम ने एक वेक्टर फॉर्म बनाया, और इसीलिए वेक्टर फॉर्म की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब आए समझेंगे फोर्स के लिए क्या फिनोमेना है और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है। थोड़ा सा यहाँ गौर करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक का नाम है Q1 और दूसरे का नाम Q2। यहाँ पे पहले Q1 बाद में Q2, यहाँ पहले Q2 बाद में क्या लिए हैं Q1। अब देखो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, मान लीजिए जब ये Q1 है तो इस Q2 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और जो ये Q2 है इस Q1 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। अब प्रश्न ये है कि जब Q1 Q2 पे बल लगाएगा तो उस बल को आप किससे लिखोगे, और जब Q2 Q1 पर बल लगाएगा तो उस बल को आप किससे लिखोगे। तो गौर करना जरा, जब Q1 Q2 पर बल लगाएगा तो लिखने का तरीका क्या है? जिस पर बल लगता है उसका नाम पहले, और जिसके द्वारा लगाया जाता है उसका नाम बाद में लिखते हैं। क्लियर हो गया? मान लो Q1 Q2 पे बल लगा रहा है, तो बल किस पे लग रहा है? 2 पे। लगा कौन रहा है? F। तो हम बल को किससे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे वेक्टर F ऐसे। अब लग किस पे रहा है? 2 पे, और लगा कौन रहा है? 1। तो इसका मतलब कि जब Q2 पे Q1 बल लगाएगा तो इस बल को हम लिखेंगे वेक्टर F21 से। क्लियर हो गया? ऐसे जब Q2 Q1 पर बल लगाएगा तो मैं बोला हूं बल को हम किससे लिखते हैं? F से। और क्या बोले हैं? जिस पर बल लगता है उसका नाम पहले, और जिसके द्वारा लगाया जाता है उसका नाम बाद में लिखते हैं। तो अब Q2 Q1 पर बल लगा रहा है, यानी 1 पे बल लग रहा है तो इसका नाम पहले, और 2 के द्वारा लगाया जा रहा है तो इसका नाम कहाँ लिखेंगे? बाद में। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो, अब रही बात दूरी की। ये तो हमारे पास बल के लिए फिनोमेना मिला, ये इन बलों को हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे। ये तो बल के लिए हुआ।
अब अगर दूरी के लिए लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तो दूरी लिखने का तरीका याद रखना, विस्थापन लिखने का तरीका, विस्थापन लिखने में भी यही तरीका है। तो विस्थापन लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपको ये इमेजिन करना है मेरे को जाना कहाँ पे है, और दूसरा नंबर पे ये इमेजिन करना है कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया। मान लो मुझे 1 से स्टार्ट करके 2 पे जाने हैं, तो इसके विस्थापन को आप कैसे लिखोगे? मान लो मुझे जाना कहां पे है, 1 से मेरे को कहां पे जाना है, 2 पे। अब इसके विस्थापन को आप कैसे लिखोगे? तो विस्थापन को हम इसमें लिखते हैं r से। किससे लिखते हैं भाई? r से। अब मुझे 1 से शुरू करके जाना कहां पे है, 2 पे। तो सबसे पहले उस पॉइंट को डिनोट करते हैं जहां पे मेरे को जाना है। मेरे को जाना कहां पे है? 2 पे। स्टार्ट कहां से किए हैं? 1 से। तो इसका मतलब कि जब कोई आवेश Q1 Q2 के जगह पे जाएगा तो उनके बीच के विस्थापन को किससे लिखेंगे? वेक्टर r21 से। और मान लो जब ये 2 से 1 पे जाएगा, किस पे जाएगा? जब 2 से कहाँ जाएगा? 1 पे। तो इनके बीच के विस्थापन को किससे लिखेंगे? तो देखो विस्थापन को हम किससे लिख लेंगे? वेक्टर r से। जाना कहाँ पे है? 1 पे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 2 से। तो ये होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लिखने का तरीका। फोर्स लिखने का तरीका, जिस चार्ज पर बल लगता है उसका नाम पहले और जिसके द्वारा लगाया जाता है उसका नाम बाद में लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले मुझे जाना कहाँ पे है और दूसरा नंबर मैंने स्टार्ट कहाँ से किया। तो ये रूल्स होते हैं, ये तरीके होते हैं इसको लिखने का, और इस हिसाब से अगर अपने दिमाग में आप रखेंगे तो ये सारी चीज़ें भूलेंगी नहीं। ओके, ये बस यही सारी चीजें ध्यान में रखने हैं। अब एक तीसरा फार्मूला इसमें निकल के आता है यूनिट वेक्टर का। ये क्लास 11th की चीजें हैं, ये 12 की नहीं, ये क्लास 11th में पढ़े थे यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है थोड़ा सा गौर करना, यानी इसको हिंदी में आप कह लो एकांक सदिश। देखो एकांक सदिश को किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर के ऊपर कैप लगा के प्रदर्शित करते हैं। तो आप 11th में पढ़े होंगे इस एकांक सदिश का परिभाषा। अगर मान लो कोई सदिश r हो, इसका कोई एकांक सदिश पूछे तो कैप r इक्वल टू हम फार्मूला बताते हैं ऐसे, वेक्टर r अपान बताते हैं ये मॉड ऑफ वेक्टर r। ये बेसिक चीजें कंफर्म कर रहा है। क्या बताते हैं? कैप r इक्वल टू वेक्टर r अपान मॉड ऑफ वेक्टर r। अब देखो जो ये मॉड ऑफ वेक्टर r आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको सिर्फ हम r भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? r। क्योंकि किसी सदिश r के परिमाण को या तो आप मॉड ऑफ वेक्टर r से लिखो या सब कुछ हटा के किससे लिखो? r से लिखो। समझते रहना। देखो बड़ा कंफ्यूज करता है, अगर कहीं आ जाता है कि r² इंटू ये मॉड ऑफ वेक्टर r का मान क्या होगा तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। या ऐसे आ जाए मॉड ऑफ r इंटू ऐसे, ये r² आए तो कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आप देखो ना आराम से। आप ये देखो मैं क्या बोला हूँ, मॉड ऑफ वेक्टर r को चाहे आप r यहाँ लिखे है ना कि मॉड ऑफ वेक्टर r को, मॉड ऑफ वेक्टर r को r से लिखो या मॉड ऑफ वेक्टर r से लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो भाई आप चाहो तो ये r² है तो लिख लो, और आप चाहो तो मॉड ऑफ वेक्टर r के जगह पे सिर्फ क्या लिख सकते हो? r। तो r² का गुणा r में होगा तो क्या हो जाएगा? r3। ठीक है। या ये मॉड ऑफ वेक्टर r है तो लिख लो मॉड ऑफ वेक्टर r, और यहाँ r है, आप r की जगह पे क्या लिख सकते हो? ये मॉड ऑफ वेक्टर r। और इस पे पावर देखो 2 है तो इस पे भी 2 लगा लोगे, तो ये मॉड ऑफ वेक्टर r 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ, तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर r कितने बार हो गया? 3 बार। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख लोगे, इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। अब हम आते हैं कूलाम के नियम के सदिश रूप को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कैसे डिवाइड करके आप करोगे, ये उससे रिलेटेड रही है बेसिक चीजें। ओके। अब देखेंगे
पार्ट 1 3 पार्टों में तोड़े हैं। इसका वेक्टर फॉर्म क्या है? मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q1, ये Q2, इसमें भी भर लेते हैं। एक ये चार्ज क्या है Q1 और दूसरा ये चार्ज इसमें क्या है Q2, ऐसे, ठीक है। इनके बीच की सेपरेशन, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को भी कवर कर लेते हैं R। ये है, ये बीच की गैप। अब यहां देखें, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात किया हूं, ये वाला सबसे जरूरी चीजें बात करने जा रहे हैं, ये कि कैप आर इक्वल टू फार्मूला होता है ये वेक्टर आर अपान ये मॉड ऑफ वेक्टर आर। ये हमको वेक्टर फॉर्म में लेके आने हैं, तो ये वेक्टर वाला रोके, ये इधर भाग में है, यहां जाएगा तो किस में होगा? गुणा में। तो ये मॉड ऑफ वेक्टर आर का गुणा कैप आर में करेंगे तो बोलो क्या होगा? इसका गुणा इसमें होगा तो बोलो क्या होगा? ऐसे होगा, मॉड ऑफ वेक्टर आर इंटू कैप आर, और यहां बच क्या जाएगा? आपका वेक्टर आर। इससे बहुत बड़ी निष्कर्ष निकल के आता है सामने, बहुत बेहतरीन रिजल्टेंट। ये इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी राशि के ऊपर आपको वेक्टर चढ़ाने हैं, जिस भी राशि के ऊपर आपको वेक्टर चढ़ाने हैं, वेक्टर, हम सबसे पहले क्या करेंगे? उस राशि का परिमाण यानी उस राशि की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है वह वैल्यू लिखेंगे और उसमें ये उसके डायरेक्शन से गुणा कर देंगे। तो डायरेक्शन आर भी हो सकता है भाई, यहाँ डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन बताने के लिए हम विस्थापन आर प्रयोग करें तो इसमें आर से मल्टीप्लाई, कैप आर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये परिमाण होगा और ये इसकी दिशा होगा। तब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगी वह सदिश राशि होगा। क्या समझे कि जिस भी राशि पे वेक्टर लगाने हैं, हम सबसे पहले उसके परिमाण को लिखेंगे और उसमें कैप आर से गुणा कर देंगे। जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास एक राशि P है, ये P, इसकी वैल्यू मैं बोल रहा हूं 5 है। कितना है बाबू? 5। अब मैं बोलूं कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? ऐसे वेक्टर, तो मैं क्या बोला हूं? इससे क्या पता चल रहा है? जो भी आप राशि पे वेक्टर लगाओगे, सबसे पहले उसका मान यहां पे लिखोगे, परिमाण लिखोगे। तो P पे वेक्टर लगाए हैं तो हम सबसे पहले यहाँ P का परिमाण लिखेंगे। P का परिमाण क्या है? 5, और इसमें किससे गुणा कर देंगे? कैप आर से। वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक राशि n है जिसका मान 7 है, मैं पूछूं कि वेक्टर n का मान क्या होगा, तो क्या बोलोगे? सबसे पहले यहाँ n का मान जो निकला है 7, ये लिख लो और इसमें किससे गुणा कर दो? कैप आर से। ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं बोला हूं कि ये Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो जब ये Q1 इस Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो इस फोर्स को हम किससे लिखेंगे? बता चुके हैं, देख लो। Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो इस फोर्स को लिखेंगे वेक्टर F21 से, और जब Q2 Q1 पे लगाएगा तो उसको लिखेंगे वेक्टर F12 से, ठीक है। तो अब इसका वेक्टर फॉर्म लाने होंगे तो सबसे पहले कैसे आप लेके आओगे? ठीक है, यहां देखो। ओके, तो ये फिनोमेना समझ में आया कि जिस भी राशि पे वेक्टर लगाना है, सबसे पहले उसका मान लिखोगे और उसमें डायरेक्शन से गुणा करोगे। अब मैं बोलूं कि Q1 और Q2 के बीच में जो बल लगता है वह बल कितना होता है, तो मैं बोलूं वह बल होता है ये F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये इन दोनों के बीच की दूरी अगर मैं ले लूं r, कितना ले लूं? r, ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 और बट्टे कितना हो जाएगा? ये r²।
इसका मतलब कि अगर दो चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा, तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², ये लगेगा। अब मैं पूछूं कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, यानी वेक्टर F का मान क्या होगा, तो मैं क्या बोला हूं, सबसे पहले यहां इसका मान लिखेंगे। जैसे P का मान 5 है, मैंने बोला इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो P पे वेक्टर लगाया, तो उसके बाद सबसे पहले P का मान लिखे। P का मान क्या है 5 और इसमें कैप r से गुणा कर दिए। तो ऐसे ही F का फार्मूला ये है। अगर मैं पूछूं इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो सबसे पहले इसका मान यहां उतारेंगे। क्या मान है 1/4πε0 और ये क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और बट्टे में ये क्या हो जाएगा r² और इसमें किससे गुणा कर देंगे, कैप r से, कैप r से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब देखो ये तो इसका वेक्टर फॉर्म आ गया, ये वाला। अब इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर फॉर्म बनाने हैं ना, तो कैसे बनेगा, ये बहुत बेहतरीन चीजें हैं। मैं अभी बोला हूं कि जब Q1 इस Q2 पे फोर्स लगाएगा तो इस फोर्स को आप किससे लिखोगे, जब Q1 इस Q2 पे बल लगाएगा इस डायरेक्शन में तो इस बल को आप किससे लिखोगे, और जब Q1 इस Q2, अब यहां थोड़ा सा, और जब Q2 इस Q1 पे बल इस दिशा में लगाएगा, इस दिशा में, तो इस बल को आप किससे लिखोगे। दो क्वेश्चन, किससे लिखोगे। तो मैं अभी बोला हूं कि जब Q1 Q2 पे बल लगाएगा तो इस बल को लिखोगे वेक्टर। सबसे पहले बल किस पे लग रहा है, 2 पे, लगा कौन रहा है 1, ऐसे। अब इसके बीच का विस्थापन कैसे लिखो, क्योंकि Q1 Q2 पे बल लगा रहा है, दैट मीन्स जाना कहां पे है 2 पे, स्टार्ट कहां से किया है 1 से, तो इनके बीच के विस्थापन को किससे लिखोगे, वेक्टर r21 से। ठीक है, अब देखो जब Q2 Q1 पे बल लगाएगा तो इस बल को आप किससे लिखोगे, तो आप बोलोगे इसको लिखेंगे वेक्टर F12 से। तो अब क्या पता चला, अब मुझे 1, अब 2 से मुझे जाना कहां पे है 1 पे, तो इसके विस्थापन को हम किससे लिखेंगे, तो वेक्टर R12 से। बोलो क्लियर हो गया। अब इसके वेक्टर फॉर्म को अगर लेके आने होंगे तो हम इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लेके आएंगे, थोड़ा सा गौर करो। इसका वेक्टर फॉर्म किसका, इन दोनों का, वेक्टर F21 और वेक्टर F12 का मान कैसे निकलेगा। इसका मान निकालने का तरीका क्या है मेरे पास, पहले वेक्टर F21 का मान निकालना होगा तो कुछ नहीं करेंगे, यहां पे रख देंगे 21, यहां पे भी क्या हो जाएगा 21। क्लियर हो गया। अगर मुझे ये वेक्टर ऐसे, अगर वेक्टर F12 का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे भाई, जहां जहां 21 है वहां वहां पे क्या रख देंगे 12। तो बोलो क्या हो जाएगा 1/4πε0 और ये क्या होगा Q1 इंटू Q2 और बट्टे में ये क्या हो जाएगा r² इंटू क्या हो जाएगा कैप R12। बोलो क्लियर हो गया। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया सेकेंड वाला, ये ठीक है। अब देखो इसका पार्ट 2 कैसे करोगे। पार्ट 1 में ये रिजल्टेंट में बाहर निकाल चुका, इसका पार्ट 2 आप कैसे करोगे। तो पार्ट 2 के लिए आप यूनिट वेक्टर का फार्मूला सीखे हो। किसका, यूनिट वेक्टर का। क्या यूनिट वेक्टर का फार्मूला सीखे हो, ये कि पढ़े हो आप कि कैप R इक्वल टू होता है ये कि वेक्टर R अपान ये मॉड ऑफ वेक्टर R, ऐसे होता है। तो हम देख रहे हैं इसमें दो राशियां प्रयोग की गई, कैप R21 और कैप R12। तो अगर आपसे ये कहे कि कैप R21 या कैप R12 का मान क्या होगा तो कैसे बताओगे। तो ये तरीका देखो, जब R21 का मान पूछेगा तो कुछ भी नहीं करने हैं आपको, इसमें बस सिंपल सा प्रोसेस कर लेने हैं कि कैप जब R21 का मान पूछेगा तो यहाँ भी R21 और इसके पास भी क्या लगा लेंगे R2, यानी वेक्टर R21 अपान ये क्या हो जाएगा ये मॉड ऑफ वेक्टर। यानी जब कैप R21 का मान कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, कैप R21 इक्वल टू वेक्टर R21 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R। ठीक है। जब
कैप R12 का मान पूछेगा तो बस जहां जहां 2 1 है वहां पे क्या लगा देंगे 1 2। तो ये हो जाएगा ऐसे कैप R12 इक्वल टू हो जाएगा ये वेक्टर R12 अपान हो जाएगा ये मॉड ऑफ वेक्टर। इसका मतलब ये नेक्स्ट पार्ट में हम इसका इस रिजल्ट के फॉर्म में ऐसा इसके फॉर्म में इसके फॉर्म ठीक। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि कैप R21 इक्वल टू कैप R21 का मान जहां कहीं भी अगर यूज करना है अब तो हम वही यूज करेंगे वेक्टर R21 अपन मॉड ऑफ वेक्टर। या कैप R12 का मान यूज करना होगा तो लिखेंगे वेक्टर R12 अपन मॉड ऑफ वेक्टर। वही चीजें यहाँ यूज कर दो सेकंड पार्ट में जाएगा। देखिए क्या है ये वेक्टर F21 इक्वल टू ये फार्मूला लगा लो वेक्टर F21 इक्वल टू क्या दे दिया है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे क्या होगा Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका R²। अब इस सब में एक लास्ट रीजन छोड़ रहे हैं अभी सब बताएंगे। वेक्टर F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान R²। ये हो जाएगा। अब कैप R21 है तो हम देख रहे हैं कैप R21 का मान क्या दे दिया है ये यहाँ दिया है ऐसे वेक्टर क्या दे दिया है R21 अपान ये मॉड ऑफ वेक्टर R। अब गौर करेंगे थोड़ा सा गुणा करके लिखना है कैसे तो ये देखो हो जाएगा ये वेक्टर F21 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2। यहाँ देखो R² का गुणा मॉड ऑफ वेक्टर R में करेंगे तो क्या होगा मैं बोला हूँ जो ये है वही ये भी है तो चाहे ये 3 बार लिख दो या ये 3 बार लिख दो। यहाँ देखो यहाँ मैंने आपको पहले ही वाले पेज पे यहाँ समझा रखा है आपको ये वाला देख सकते हो कि अगर मॉड ऑफ वेक्टर R का गुणा R² में करोगे तो चाहे R क्यों लिखो या मॉड ऑफ वेक्टर R का गुणा R² में करो तो मॉड ऑफ वेक्टर R पे पॉजिटिव लिखो इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये मॉड में लिखेंगे थोड़ा सा सुंदर लगेगा तो बस यही चीजें हम इसमें यूज करेंगे ठीक है। तो यहाँ R² का गुणा मॉड ऑफ वेक्टर R में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर R के पावर यहाँ पे क्या बच जाएगा वेक्टर R21। देखिए ये रिजल्ट जबरदस्त रिजल्ट निकल गया ना यानी वेक्टर F21 का मान पूर्ण वेक्टर के फॉर्म में ये निकल गया। तो अगर वेक्टर F12 का मान पूछेंगे तो क्या करेंगे भाई जहां जहां 2 1 आया है वहां पे क्या रख देंगे 1 2 तो ये निकल जाएगा। इसका मतलब कि अगर वेक्टर F12 का मान पूछेंगे तो ये बता दोगे आप क्या बता दोगे ये वेक्टर F12 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और बट्टे में क्या हो जाएगा ये मॉड ऑफ वेक्टर R पे 3 इंटू क्या हो जाएगा वेक्टर R12। बोलो क्लियर है। अब इस रिजल्ट से कुछ चीजें आपके सामने भी आती हैं इससे क्या देखो इन दोनों का आप परिमाण आप देखो ये दोनों सेम लग रहा है ना जो ये है सेम वही राशि है लेकिन ये डायरेक्शन इसका उल्टा है। ये वेक्टर R21 है तो ये वेक्टर R12 है। ये दोनों इक्वल कैसे है तो ये देखो इसको इक्वल करने का तरीका क्या है कि जो ये वेक्टर R21 है ये वेक्टर R12 के इक्वल तभी होगा जब इसके आगे कौन सा साइन आ जाएगा माइनस। बोलो क्लियर उसका रिजल्ट इसके कांसेप्ट को समझिए। जैसे ये 2 1 लिखने का मीनिंग क्या हुआ इस चीज को समझा रहे हैं। ये R21 लिखने का मीनिंग ये हुआ कि हमें 1 से शुरू करके जाने हैं यानी यहाँ Q1 है Q1 से अगर हम इस Q2 पे जाएंगे
लीजिए, अगर Q1 से Q2 पे जाएंगे तो इसके डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं, विस्थापन को वेक्टर R2। लेकिन अगर वेक्टर R21 के आगे या ऐसे देखिए, सॉरी और बेहतरीन समझा मैं इसकी बात कर रहा हूं। वेक्टर R12 का मतलब कि मुझे 2 से शुरू करके 1 पे जाना है। Q2 से मुझे Q1 पे जाने हैं तो इसके विस्थापन को लिखते हैं वेक्टर R12 से, क्योंकि जाने कहां पे है, 1 पे, स्टार्ट कहां से किया। तो ये वेक्टर R12 का मतलब ये होता है कि हम 2 से स्टार्ट करके 1 पे गए। लेकिन अगर इस वेक्टर R12 के आगे अगर माइनस लगा दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से स्टार्ट करके अब 1 पे नहीं, 2 से स्टार्ट करके अब 1 पे नहीं गए हैं। जब आगे माइनस आ गया तो अब ये समझ में आएगा कि 2 से स्टार्ट करके जो 1 पे गए थे, माइनस आने का मतलब इसके विपरीत दिशा में वापस आ गए। इसका मतलब कि अब ये ऐसे हो गया, 1 से कहां पे अब जाने लगे हैं, ऐसे। ये Q2 सेम रहेगा, ये Q1 सेम रहेगा, और जब इसके आगे माइनस आ रहा है तो इसका मतलब दिशा बदल गई, हम वापस आए ऐसे। जब इसके आगे माइनस लग गया तो अब दिशा बदल गई, यानी वापस आ गए। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहला नंबर 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R12 के आगे माइनस लगा सकते हैं। लेकिन अगर इस फॉर्म को एक और तरीका बताया है लिखने को, हम देखो अब 1 से 2 पे जा रहे हैं तो इसके विस्थापन सदिश को किससे लिखते हैं, तो मैंने बताया जाना कहां पे है, 2 पे, स्टार्ट कहां से किया हुआ। तो इसका मतलब 1 से 2 की जाने वाली स्थिति को 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला, या तो माइनस वेक्टर R12 लिख सकते हैं या वेक्टर R21 लिखेंगे। इन दोनों का मीनिंग सेम है, बोलो क्लियर है, ये दोनों इक्वल एक ही चीजें हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में। इसका मतलब जो कैप R21 है ये माइनस कैप R12, सॉरी वेक्टर R21 है, ये माइनस वेक्टर R12 के क्या है, बराबर है। तो वही देखो, वेक्टर R21 माइनस वेक्टर R12 के क्या है, बराबर। इसका मतलब कैप वेक्टर R21 वाला फोर्स क्या है, वेक्टर F12 F21, ये किसके बराबर होगा, माइनस है R12 वाला क्या है, वेक्टर F12, तो ये वेक्टर F12, ये फिनोमेना आ रहा है मेरी बात समझ में। तो ये चीजें अपने दिमाग में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी भी 2 चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो उन पे फोर्स काम करेंगे बट उनके डायरेक्शन विपरीत होगी। बोलो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ये पार्ट 2 आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम पार्ट 3 पे आएंगे। देख लो इसमें कोई असुविधा तो नहीं है, असुविधा होगी तो भाई रिकॉर्डेड वीडियो पर बैक करके समझ जाओगे, पूरी चीजें कंसेप्ट के साथ आएंगी। चलिए पार्ट 3 की बात करेंगे, ओके। अब देखेंगे इसका पार्ट 3 क्या है, ये पार्ट 3 की बात करेंगे, ओके। अब देखेंगे इसका पार्ट 3 क्या होगा। भाई इसका ये एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहां देखेंगे ये 2 चार्ज, एक Q1 दूसरा क्या है Q2। इस Q1 का मूल बिंदु से स्थिति सदिश है वेक्टर R1 और इस Q2 का मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर R2, ठीक है। इस Q1 का मूल बिंदु से स्थिति सदिश वेक्टर R1, इस Q2 का मूल बिंदु से स्थिति सदिश वेक्टर R2। लेकिन इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी नहीं पता है, तो जब इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी निकालोगे तब इन पे फोर्स निकालना पड़ेगा। तो आप वेक्टर फॉर्म में त्रिभुजों का नियम पढ़े हो कि जिस बिंदु से हम स्टार्ट करते हैं पुनः उसी बिंदु पे लौट के वापस जाते हैं।
और जिस दिशा में हम चलते हैं अगर सदिशों की दिशा सेम होती है तो प्लस और विपरीत हो जाती है तो क्या लगा लेते हैं, माइनस। मान लो मुझे ओ से शुरू करके हमको फिर से ओ पे वापस आने हैं, जितने भी इसमें राशियां मिलेंगे उन सभी का सदिशीय योगफल 0 होगा। जैसे मान लो मैं ओ से शुरू करूंगा तो घूम के फिर ओ पे वापस आएंगे, तो जाने के दो तरीका, एक तो ऐसे जाके ऐसे आएंगे या ऐसे जाके ऐसे आएंगे। तो कोई भी मान लो हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, अब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है तो कोई भी लिख सकते हो, या नीचे की तरफ आप चुन लो या ऐसे ऊपर की तरफ चुन लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मान लो मैं ऐसे शुरू करके जाऊंगा, ऐसे वापस आऊंगा, ठीक है, तो ओ से शुरू करके जाएंगे फिर लौट के ओ पे वापस आएंगे। तो जिस दिशा में हम चलेंगे अगर इनके वेक्टर की दिशा वही होगी तो ये वाली इनकी क्वांटिटी प्लस में लेंगे, उल्टी हो गई तो माइनस में, ठीक है। करते हैं, मान लो मुझे ओ से शुरू करके ओ पे वापस आना है, ठीक है, हम ऐसे चल रहे हैं, जिस दिशा में हम चल रहे हैं हमको ऐसे चल के ऐसे वापस आने हैं, तो हम ऐसे ही स्टार्ट कर रहे हैं चलना। देखो जिस दिशा में हम चल रहे हैं वेक्टर की दिशा वही है ना, तो इसका मतलब ये कि जो कैप R1 होगा ये किस में होगा, प्लस में, ठीक। अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो जिस दिशा में हम जा रहे हैं वेक्टर की दिशा वही है, तो भाई इसका परिमाण नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि ये डेल्टा वेक्टर है, ऐसे, ठीक है। तो जिस दिशा में हम जा रहे हैं वेक्टर की दिशा वही डिनोट कर रही है, तो इसका मतलब कि जो वेक्टर ये डेल्टा वेक्टर आर है ये भी किस में रहेगा, प्लस में। अब हम वापस ऐसे ओ पे वापस आएंगे, तो देखो अब हमको ऐसे चलना है, ऐसे आना है और वेक्टर के डायरेक्शन ऐसे है, दोनों उल्टा हो गया, तो इसका मतलब कि ये वेक्टर R2 ये किस में रहेगा, माइनस में। इन सभी का बीजगणितीय योगफल कितना होता है, 0। अब मेरे को Q1 Q2 के बीच की दूरी जो डेल्टा R माने हैं इसकी वैल्यू निकालने हैं, तो बस इसको यहां रख लो, ये डेल्टा वेक्टर R को रख लो, और यहां देखो वेक्टर R2 इधर माइनस में इधर चला गया तो प्लस में, अब वेक्टर R1 इधर प्लस में इधर आ गया तो किस में हो गया, माइनस में, ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये डेल्टा वेक्टर R की वैल्यू क्या निकल गया, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो ये डेल्टा वेक्टर R की जगह पे अब हम क्या रख लेंगे, बोलोगे जरा, ये हम रख लेंगे वेक्टर R2 माइनस क्या रख लेंगे, वेक्टर R1, ये वाला। तो अब हमें थर्ड पार्ट कॉलम का क्या निकलेगा। अब देखो जस्ट इसके पहले जो फार्मूला निकाले थे उसमें जहां जहां पे अब R है, क्योंकि उसमें आवेशों के बीच की दूरी को R से लिखे थे, R12 या R21 से लिखे थे, तो अब जहां जहां पे R21 या R12 आएगा हम उसके जगह पे ये दूरी लिखेंगे। भाई पहले आप देखो, पहले आवेशों के बीच की दूरी ये R21 और R12 रहा करता था, तो यहाँ पे R21 और R12 भरा करते थे। बोलो भाई, अब आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो गया, तो इसका मतलब कि अब जो ये R21 आपको दिख रहा है, ये R21, उनके जगह पे मेरे को अब क्या भरने हैं, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। मूल उद्देश्य सिर्फ मेरा ये है कि अब सदिशों के कूलाम बल में जो सदिश फॉर्म निकाला गया है उसमें जहां जहां पे R आया है, क्योंकि सदिशों के बीच की दूरी को R से लिखते हैं, तो जहां जहां पे R आया है अब इनके बीच की दूरी वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो गया ना, तो जहां जहां R मिलेगा वहां वहां रखेंगे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। जैसे देखो यहां पे, ओके, इसको ला हो गया। देखो ये जैसे प्रीवियस फार्मूला में ये आया था, तो आवेशों के बीच की दूरी R से लिखी गई थी, यहां आवेशों के बीच की दूरी वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां पे R आया है आप वहां वहां पे रखो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, खत्म। देखो क्या फार्मूला यहां निकलेगा, वेक्टर F21 इक्वल टू ये फार्मूला जो पहले से निकाला गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ये क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2। अब आप देखो यहाँ पे R आया है, R की जगह पे अब आपको क्या यूज करने हैं, बोलो, वेक्टर R2
माइनस वेक्टर R1 और इस पे पावर कितना है 3। यहां भी R के जगह पे क्या लिखने हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। बस ये रिजल्टेंट है, ये आपका रिजल्ट हुआ। डन। तो भाई ये वेक्टर F21 का मान ये निकला है। अगर कहे कि वेक्टर F12 का मान क्या होगा, अब 1 पहले 2 बाद में जाएगा। ये अब कह रहा है ऐसे कि वेक्टर F12 का मान क्या होगा, तो क्या करोगे भाई, यहां 2 पहले 1 बाद में था और यहां 1 पहले 2 कहां चला गया बाद में, तो बस है 1 वाला टर्म पहले 2 वाला कर देंगे बाद में, 1 वाला पहले 2 वाला बाद में, निकल गया। क्या निकल जाएगा बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई, अब 1 पहले 2 बाद में, तो ये क्या हो जाएगा बोलोगे मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 इस पे पावर 3 और यहां पे क्या हो जाएगा बोलो जरा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ गया, ये वाला। बोलो क्लियर हो गया। तो वेक्टर F21 का मान ये और वेक्टर F12 का मान ये निकल गया। ये कूलाम के नियम का थर्ड पार्ट मिला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी देखोगे आप ये फोर्स वाला, तो सेम वही रिजल्ट मिलेगा कि जो ये आपका वेक्टर जो F21 मिलता है ना, तो ये भी माइनस ऑफ वेक्टर F12 के क्या होता है बराबर होता है, क्योंकि डायरेक्शन देख ही रहे हो विपरीत है। ये 2 से 1 है तो ये 1 से कहाँ है 2 है, इसका मतलब दोनों अपोजिट है। बोलो क्लियर है। ये कूलाम के नियम का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद न्यू चैप्टर, न्यू हेडिंग्स लेके आएंगे, नए टॉपिक्स लेके आएंगे। बेहतरीन टॉपिक्स में से है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।